आप सब लोग अपना कॉपी भी ऑन रखिएगा। तो अभी जो एंजाइम की चर्चा कर रहे हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स में है, उसमें देखिए सबसे पहला एंजाइम जो है वो है एसाइल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज, और इसका जो को एंजाइम है उसका नाम है एफएडी। अर्थात यह जो एंजाइम है यह एक फ्लेवोप्रोटीन एंजाइम है। क्या है ये? फ्लेवोप्रोटीन और फ्लेवो एंजाइम, वो कोई भी प्रोटीन या एंजाइम जिसमें एफएडी जुड़ा हो उसे हम लोग फ्लेवोप्रोटीन या फ्लेवो एंजाइम कहते हैं। एक ये हमारे पास है एंजाइम जो है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, वो है इनोल हाइड्रेटेज। इनोल हाइड्रेटेज के लिए वाटर चाहिए जो उसमें जुड़ता है। और तीसरा जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज। बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज, और इसके लिए जो कोएंजाइम है वो NAD है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये दो डिहाइड्रोजनेज है, लेकिन दोनों डिहाइड्रोजनेज का क्या है, कॉम्बिनेशंस अलग अलग है। जहां पर एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज जो सबसे पहला एंजाइम है वो एफएडी डिपेंडेंट है, वहीं पर बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज NAD डिपेंडेंट है। और जो लास्ट इसका एंजाइम है उसका नाम होता है थायोलेज या एसाइल कोएंजाइम ए एसिटाइल ट्रांस, ठीक है, एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम में कोएंजाइम ए की जरूरत पड़ती है और वो कोएंजाइम ए यहाँ पर उपलब्ध रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक एंजाइम्स हैं, और इन बेसिक एंजाइम्स की जब चर्चा की जाती है तो एक टर्म आता है ट्राई फंक्शनल प्रोटीन। आज उसी ट्राई फंक्शनल प्रोटीन की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। अब ये ट्राई फंक्शनल प्रोटीन जो है या ट्राई फंक्शनल एंजाइम भी कहते हैं इसे, इसमें क्या है कि तीन एंजाइम्स एक साथ लोकेट करते हैं और ये अलग अलग सब यूनिट्स में इनका अरेंजमेंट होता है। मैं भी डायग्राम्स के थ्रू आऊंगा, इसको आपको भी जस्ट डायग्राम के थ्रू इसको बताने में जा रहा हूं, लेकिन उससे भी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होना है ना कि जब हम डायग्राम्स में जाते हैं तो हमें सबसे पहले मुद्दा समझना होता है। और जो सबसे पहला सवाल आज हम लिखने जा रहे हैं वो लिखने जा रहे हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ, व्हाट इज ट्राई फंक्शनल एंजाइम। सबसे पहला ये हमारा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज द नीड ऑफ ट्राई फंक्शनल एंजाइम। ट्राई फंक्शनल एंजाइम का क्या जरूरत है, ओके। तो ये दो सवाल है जिसका आज हमें जवाब पहले ढूंढना चाहिए। तो सबसे पहला है कि ट्राई फंक्शनल एंजाइम के बारे में कि यह जो है इसमें है क्या कि थ्री enzymes of beta oxidation of fatty acids are clustered together. That's why it is called trifunctional enzyme या trifunctional protein. तीन enzymes जो हैं वह एक साथ अरेंज हैं, एक जगह अरेंज हैं। अगर ये पहला एंजाइम है उसके साथ ही ये दूसरा एंजाइम है और उसके साथ ही ये तीसरा एंजाइम है। तीनों एंजाइम जो है वह एक क्लस्टर में है, मतलब दिस इज अ वन क्लस्टर जिसके अंदर में तीनों एंजाइम मौजूद है। इस प्रकार ये ट्राई फंक्शनल एंजाइम या प्रोटीन कहलाता है। अब अगला जो सवाल है वह सवाल के ये कहता है कि क्या जरूरत है इस एंजाइम का, ठीक है, क्या जरूरत है एंजाइम का। देखो एंजाइम का सिस्टम सेल में एक मशीनरी की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है? मशीनरी की तरह काम करता है। आप सोचें कि एक पानी बनाने वाला मशीन है,
जो कि बॉटल्ड पानी बनाता है, पानी का बॉटल, उसको क्या क्या चाहिए? उसको सबसे पहले चाहिए एक बॉटल जिसमें वो पानी भरेगा, करेक्ट। दूसरा चाहिए पानी प्यूरिफाई करने वाला नल, जिससे कि पानी निकलेगा। ये इस बॉटल पर कैप लगाने वाला यूनिट, कैपिंग करने का। और चौथा चाहिए इस पर लेबल लगाने का कि जिस कंपनी का है उस कंपनी का नाम इस पर डाला जाए। अगर ये तीनों काम चाहिए, पहले एक बॉटल बनाएंगे, फिर उसमें पानी भरेंगे, फिर उस पर कैप लगाएंगे और फिर उस पर कंपनी का लोगो लगाएंगे। अब जब आज के दौर में क्या होता है, एक कंबाइंड मशीन आता है, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे चैनल पर दिखाता है इस तरह का, एक कंबाइंड मशीन आता है जहां पर मशीन के पहला हिस्सा में बॉटल बन जाता है, दूसरा हिस्सा में जब वो आगे बढ़ता है तो उसमें पानी भर जाता है, तीसरे हिस्सा में जब वो आता है तो कैप लग जाता है, चौथे हिस्से में जब आता है तो वो उसमें लोगो और ये फ्लैप लग जाता है, और फाइनली आपका एक बॉटल पानी जो है वो बाहर निकलता है, जिसके ऊपर लिखा रहता है कि भाई ये इस कंपनी का है, ऐसा लेबल लगा हुआ है, इस पर कंपनी का नाम दिया हुआ है, पानी भरा हुआ है इसमें, है ना, और कैप भी। तो अब ये सोचिए कि कोई मशीन अगर बनाने वाला हो या जो कि इस कंपनी को चलाने वाला हो, वो उसको ये मशीन बहुत पसंद आएगा। क्यों पसंद आएगा? क्योंकि चार काम है और चारों काम सिक्वेंशियल वे में एक ही मशीन कर दे रहा है। उस मशीन में कितने सारे एंजाइम्स हो गए, पहला एंजाइम, दूसरा एंजाइम, तीसरा एंजाइम, चौथा एंजाइम, ये कहलाएगा ट्राई फंक्शनल एंजाइम। साथ ही यह उसका एक्टिव साइट है जहां पर ये बॉटल बनेगा, यह इसका एक्टिव साइट है जहां पर ये पानी भरेगा, यह इसका एक्टिव साइट है जहां पर इसका कैपिंग होगा, यह इसका एक्टिव साइट है जहां पर इसमें फ्लैप लगेगा। अब आप समझ चुके होंगे, ठीक इसी फॉर्मेट में तीन एंजाइम्स जो होते हैं वह प्रोटीन में एक साथ मिलकर एक बाय वन ये तीन एंजाइम्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। अब देखो मैं एक डायग्राम फिर बना रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा डायग्राम। अब जैसे एक एंजाइम ये है, ठीक है, ठीक इसके बगल में दूसरा एंजाइम है, ठीक इसके बगल में तीसरा एंजाइम है। देखिए तीनों में अलग अलग सीक्वेंस दिए हुए हैं। अब पहला एंजाइम जो है उसका नाम क्या है भाई? तो पहला एंजाइम का नाम है इनोएल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज, ठीक है। दूसरा एंजाइम का नाम क्या है? दूसरा का नाम एंजाइम का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम डीहाइड्रोजनेज, ठीक है। और तीसरा एंजाइम क्या है? तीसरा एंजाइम का नाम है थायोलेज। यह तीन एंजाइम जो है वो एक साथ सेट रहता है, ठीक है। अब एक साथ जब सेट रहता है तब मन में आएगा कि सर ये सारे एंजाइम्स तो प्रोटीन होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? तो हम लोग कह रहे हैं क्या कि जो ट्राई फंक्शनल प्रोटीन होता है या एंजाइम है इज हेटेरो ऑक्टामर। हेटेरो ऑक्टामर शब्द का अर्थ क्या हो गया? हेटेरो मतलब हो गया डिफरेंट, और ऑक्टामर मतलब हो गया 8 सब यूनिट का बना होता है, जिसमें 4 सब यूनिट जो होता है वो अल्फा का होता है। अल्फा सब यूनिट कितना हो गया? अल्फा सब यूनिट 4 हो गया। और बीटा सब यूनिट कितना हो गया? बीटा सब यूनिट भी 4 हो गया। तो चूंकि अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग हैं इसलिए इसको बोला गया हेटेरो, और 4 8 इसमें सब यूनिट्स हैं इसलिए कहलाया गया इसको ऑक्टामर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेटेरो ऑक्टामर। और इसमें से अल्फा सब यूनिट में कौन कौन सा मौजूद रहता है? ये पहला और दूसरा एंजाइम जो है, मतलब यहां से यहां तक, ये अल्फा सब यूनिट में है, और एकमात्र एंजाइम जो है थायोलेज वह इसके बीटा सब यूनिट में लोकेट करता है। अर्थात अल्फा सब यूनिट में 2 एंजाइम लोकेट करते हैं, इनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज और बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजनेज। जबकि थायोलेज में एक ही एंजाइम लोकेट करता है और उसका सॉरी बीटा सब यूनिट में एक ही एंजाइम लोकेट करता है और उसका नाम क्या है? थायोलेज। बट ये तीनों एक साथ रहते हैं, एक क्लस्टर में रहते हैं, टाइटली जुड़े रहते हैं,
तो सोचो कि अगर एक बार एक सबस्ट्रेट आता है तो वो सबस्ट्रेट क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट बनकर निकलेगा। यहाँ आया, यहाँ के बाद जब अगला स्टेज पे पहुंचा वो, तो वो कुछ इस प्रकार का दिखा, यहाँ आ गया, और फिर जब वो अगले स्टेप में यहाँ से पहुंचा, है ना, फिर अगले स्टेप में जब पहुंचा तो वो थायोलेज के पास पहुंच गया, तो वो ऐसे हो गया, और फिर इसके बाद जो है फाइनली प्रोडक्ट बनकर निकल गया एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है ना, और यहाँ से निकला वो एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस प्रकार यह काम करता है। अभी दो जो सवाल है, पहला सवाल है व्हाट इज द एनर्जी यील्ड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, दूसरा है कंपेयर द एटीपी यील्ड बिटवीन शुगर एंड फैट पर मॉलिक्यूल। अब जो डायग्राम बना रहे हैं उसको जरा देखिए, हो गया 2, अरे तो बहुत बड़ा हो गया, 3 4 5 6 7 8, चलो इससे आगे मेरे पास जगह नहीं है। अब ये जो है, ये आठों जो है यह कार्बन है, 8 कार्बन का ये फैटी एसिड है, ठीक है। हम जितने बार बॉन्ड को तोड़ेंगे उतने बार एसिटाइल कोएंजाइम में निकलेगा, तो हर 2 कार्बन के बाद हमको ये तीर देना पड़ेगा, यहां तोड़ेंगे, यहां तोड़ेंगे और यहां तोड़ेंगे, करेक्ट। तो आप बताएं मुझे, यहां टोटल 8 कार्बन का फैटी एसिड है, यहां कितने कार्बन है, 8 कार्बन। तो कितना एसिटाइल कोएंजाइम को हम लोग बना सकते हैं, नंबर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए हम प्राप्त कर सकते हैं 8/2 = 4, 4 बार 4 एसिटाइल कोएंजाइम हम लोग को मिलेगा, ठीक है। कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, बोलेंगे सर 2 को तोड़ेंगे तो ये मिलेगा 1 मॉलिक्यूल, फिर ये मिलेगा 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम में, 3 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम में और 4 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम में। अब ये बताइए कि यहां पर अगर आपसे हम अगला सवाल करें कि टोटल नंबर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कितने बार होगा, तो हमारे दिमाग में आ सकता है कि 4 ठो बना है तो 4 बार होगा, 4 बार बीटा ऑक्सीडेशन होगा, बट नहीं, कितने बार हो रहा है, 3 बार। एक बार यहां किए, ये 2 टूटकर बाहर निकल गया, फिर यहां किए, ये भी 2 कार्बन टूटकर बाहर निकल गया, और जब अंत में किए तो 2 इधर निकल गया और 2 इधर निकल गया, तो टोटल नंबर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड 3 होता है। इसके लिए क्या समझ में हमको आना चाहिए कि जितना एसिटाइल कोएंजाइम ए निकलेगा उससे एक कम ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होगा। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं C20 का, 20 कार्बन का एक कंपाउंड है, फैटी एसिड है। तो नंबर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, नंबर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए कितना उत्पादन होगा, तो 20/2, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन होता है, तो टोटल हो गया 10 एसिटाइल कोएंजाइम ए। और टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे, स्टेप्स मतलब टोटल नंबर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स कितना होगा, तो होगा 9, मतलब 10 बार बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा, 9 बार ही होगा। क्यों, क्योंकि अंत में जो 2 है, अंत में जो ये 2 कार्बन और 2 कार्बन है, इसके बीच में एक बार टूटेगा तो एक प्रोडक्ट इधर मिल जाएगा और एक प्रोडक्ट, तो जो लास्ट रिएक्शन होता है उसमें एक एक्शन में 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में है उससे एक स्टेप कम होगा तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स होता है, नंबर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशंस। अगला सवाल था कि फैट और शुगर में कौन ज्यादा एटीपी देगा। अब जरा कुछ मैं बना रहा हूं, अच्छे से देखना। पैल्मिटोइल पैल्मिटिक एसिड कोएंजाइम ए, इसमें टोटल 16 कार्बन है, ठीक है, इसमें टोटल 16 कार्बन है, और इससे
टोटल कितना फैटी एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा? 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यदि पूरा होता है तो। अगला सवाल होता है कि कितने स्टेप्स में होगा? हम बोलेंगे 7 बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। इसको पूरा करने में 7 बार बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स होगा। एकदम हिसाब क्लियर है, कोई झंझट नहीं यहां पर। अब अगला मुद्दा होता है कि अगर एक बार अगर वन रिएक्शन हम करें, एक बार एक एसिटाइल कोएंजाइम में बने, तो टोटल कितना FAD और कितना NADH निकलता है? हम लोग कहते हैं कि एक बार में एक FADH2 निकलता है और एक NADH प्लस प्रोटॉन बनता है, ये एक बार में। तो अगर 7 बार बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होगा, 7 टाइम्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, तो ये टोटल कितना होगा? तो हम कहेंगे 7 से यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 हमारे पास FADH2 आ जाएगा और 7 हमारे पास NADH2 आ जाएगा। तो ये हम क्लियर कट एक हिसाब बना लेते हैं कि 7-7 मॉलिक्यूल यहां पर हमें प्राप्त होगा। जब 7-7 मॉलिक्यूल दोनों प्राप्त हो गया, 7 ये और 7 वो, तो ये हमारा एक स्टोरेज हो गया, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए है, तो कितना क्रेब्स साइकिल रन करेगा? एक एसिटाइल कोएंजाइम से एक क्रेब्स साइकिल रन करता है, तो 8 से 8 क्रेब्स साइकिल। अब 8 बार जब क्रेब्स साइकिल होगा, तो यहां पर टोटल कितना निकलेगा? तो यहां पर टोटल जितना निकलेगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी निकलेगा 8 इंटू, ठीक है। अब 8 इंटू में एक FADH2 निकलता है। सब वो क्रेब्स साइकिल अगर दिमाग में हो तो सबको याद आ जाएगा कि सक्सिनेट से फ्यूमरेट जब बनता है, एक FADH2 बनता है, प्लस एक GTP, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ATP, क्योंकि ATP जनरेट हो जाता है यहां पर एक, और 3 H प्लस प्रोटॉन बनता है। इन सबको अगर 8 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना FADH2 हो जाएगा? 8 FADH2। कितना GTP या ATP हो जाएगा? हम ATP ही लिखेंगे, 8 ATP। और कितना NADH प्लस प्रोटॉन निकलेगा? तो हमारा आंसर होगा 8 त्रिया के 24 NADH प्लस प्रोटॉन। ये हमारा एक पाल्मिटिक एसिड को अगर कंप्लीट ऑक्सीडाइज करा दिया जाए क्रेब्स साइकिल के द्वारा, आगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के द्वारा, तो क्रेब्स साइकिल तक हमको टोटल इतना कुछ मिलने वाला है, ठीक है। अब यहां पर हम ग्रैंड टोटल करते हैं, तो ग्रैंड टोटल करने के लिए क्या होगा? ऊपर में जो हमको मिला है 7 FADH2 और 7 NADH, इसको भी यहां जोड़ते हैं। यदि इसको भी यहां जोड़े हम, तो प्लस कितना FADH2 है? 7 FADH2। FADH2, तो टोटल कितना हो गया जी? 8 7 15 FADH2। तो टोटल एक पल्मेटॉयल से पूरा क्रेब्स साइकिल कराने पर कितना बनेगा? अब देखिए, प्लस कितना NADH? 7 NADH, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 31 31 NADH प्लस प्रोटॉन। अब ये हमारा यील्ड हो गया, और ये यील्ड हमारा जो है वो क्या है? अभी टोटल जोड़े नहीं है हम लोग। अभी हमारा टोटल 15 FADH2 और 31 NADH प्लस प्रोटॉन जो है वह प्राप्त हो गया, करेक्ट। 8 ATP हमको यहाँ डायरेक्ट मिल चुका है। अब ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, आप सब लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्या कहता है? FADH2
से आपको 1.5 एटीपी प्राप्त होता है, जबकि एक NADH प्लस प्रोटॉन से आपको 2.5 एटीपी प्राप्त होता है। अब अगर इसी को हम लोग कर लें तो 15 FADH2 गुने 1.5 एटीपी, तो ये हो जाएगा 22, 15 15 225, ठीक है, 22.5 एटीपी। इतना एटीपी यहाँ जनरेट हो गया। और 31 FADH2 NADH के लिए, NADH प्लस प्रोटॉन, इसको अगर हम लें, इसमें वो कितना से मल्टीप्लाई करना है, 2.5 एटीपी से, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट हो जाएगा 31 25 कर दें, 25 से कम 25, 5 2 25 2 77.5 एटीपी, 77.5 एटीपी, ये आपको 2 से मिल गया। अब टोटल अगर हम करें, टोटल में तो सब करना होगा, तो 22.5 एटीपी यहाँ प्लस 77.5 एटीपी यहाँ प्लस 8 एटीपी तो हमको जीटीपी से भी मिला हुआ है, 08.0 एटीपी जीटीपी से मिल गया। अब इसको अगर हम टोटल कर दें तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया, एक मिनट बाबू हमको जोड़ने दीजिए, 22 70 8 0 2 3 7 3 10 8 18 2 3 108 108 एटीपीज प्रोड्यूस हुए। आप समझें कितना एटीपी प्रोड्यूस हुआ? बोलेंगे सर ये तो बहुत सारा हो गया एटीपी। क्यों बहुत सारा हो गया? बोलेंगे इसलिए सर कि अगर ग्लूकोज से होता तो इतना थोड़े होता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 36 एटीपी बनता है और यहाँ पर 108 एटीपी बन रहा है। इसीलिए फैट जो है वो एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, बट इट इज यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज नो ग्लूकोज। जब ग्लूकोज नहीं है और बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत हो तभी ये फैट बर्न करता है। इस तरह का हिसाब